बीएससी पार्ट प्रथम के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एक निर्देश तंत्र स्थिर है तथा दूसरा निर्देश तंत्र उसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है। तो उन दोनों निर्देश तंत्रों में स्थिति, वेग, त्वरण, बल तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के रूपांतरण समीकरणों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि दो झुके हुए निर्देश तंत्र हैं तो उनमें रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक स्थिर निर्देश तंत्र है, ये एक निर्देश तंत्र है S, ठीक है, जिसका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। देखिए, S एक स्थिर निर्देश तंत्र है, स्थिर और जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसमें O मूल बिंदु है, ये इसका x एक्सिस हो गया और ये इसका y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। माना कि इस बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? x y है। P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x y है। तो x y का मान ज्ञात कर अपन ये कह सकते हैं कि निर्देशांकों को इस प्रकार से रूपांतरित इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि ये बिंदु P हो गया और इसके निर्देशांक क्या हो गए? x y हो गए। तो अब देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होती है? x, और ये डिस्टेंस क्या होती है? y, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। x की दिशा में A बिंदु तक x कोऑर्डिनेट है, y अक्ष की दिशा में B बिंदु तक y कोऑर्डिनेट है। तो अब हम इस डायग्राम से ये कह सकते हैं कि O से लेकर A या BP इक्वल टू x है, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। इसी प्रकार OB या AP या AP इक्वल टू क्या हो गया? y। स्थिर निर्देश तंत्र के लिए दो निर्देशांक जो बिंदु P है उसके दो निर्देशांक x y को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। OA इक्वल टू BP इक्वल टू x, OB इक्वल टू AP इक्वल टू y। अब देखिए, दूसरा निर्देश तंत्र है। दूसरे निर्देश तंत्र को मैंने कहा कि कैसा है? झुका हुआ निर्देश तंत्र है। तो अब देखिए, मैं झुके हुए निर्देश तंत्र को इस प्रकार से, ये इसका x डैश और ये y डैश, ठीक है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? S डैश मान ले सकता हूं या फिर मैं कह सकता हूं इसको R। अब ये S x डैश और ये कितना है? y डैश। अब मैं कह सकता हूं या ये माना कि S डैश या R निर्देश तंत्र है वो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से झुका हुआ है। तो थीटा कोण से झुका हुआ है तो ये कोण कितना हो गया? थीटा, यानी कि x डैश x है वो x से थीटा कोण बनाता है, तो y डैश भी y से कितना कोण बनाएगा? थीटा कोण ही बनाएगा, क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम ये कहते हैं, ये जानते हैं कि दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो x डैश अक्ष के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो y डैश भी y के साथ थीटा कोण ही बनाएगा। अब इसी बिंदु P के निर्देशांक इस निर्देश तंत्र में ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसी बिंदु P के निर्देशांक इस निर्देश तंत्र में ज्ञात करने हैं। तो माना कि इस निर्देश तंत्र में इस बिंदु को यहां से इधर मिला दिया मैंने और यहां से ये मिला दिया मैंने। ये मैंने थोड़ा सा अलग कलर से लिख रहा हूं मैं। तो ये निर्देश यहां तक मिलाया तो ये कितना हो गया आपका x डैश और ये इधर कितना हो गया y डैश। ए बी ऑलरेडी लिख चुके हैं,
इसको मैं लिख देता हूं यहां से लेकर C, इसको लिख देता हूं D। ठीक है, अब देखिए इसमें O से लेकर C तक की x डैश और O से लेकर D तक y डैश कहलाएगा। तो कह लिख सकते हैं निर्देश तंत्र S डैश अथवा R में, निर्देश तंत्र S डैश अथवा R में O से लेकर C यानी कि OC इक्वल टू कितना हो जाएगा DP इक्वल टू DP इक्वल टू ये तो हो जाता है x डैश, O से लेकर C और ये D से लेकर P क्या हो गया x डैश। इसी प्रकार O से लेकर D या फिर C से लेकर P, O से लेकर D तथा C से लेकर P, ये क्या हो गया y डैश। इसको समीकरण नंबर 3 और इसको मैं समीकरण नंबर 4 लिख देता हूं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x डैश और y डैश की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से थोड़ी अलग प्राप्त होती है। अब S डैश तथा R निर्देश तंत्र में हमने x डैश और y डैश का जो मान ज्ञात किया है, उस x डैश और y उनमें x डैश और y डैश का जो मान है वो x और y के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये A बिंदु था, इससे इस पर यानी कि DP जो रेखा है या DP जो भुजा है इस पर यहाँ A से एक लंब डालते हैं। ये देखिए ये लंब डाल देता हूँ मैं, इसको और दूसरे कलर से शो कर सकते हैं हम। इसको मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की A से लेकर इस पर एक लंब डाला, इसको मैं कह देता हूँ ये तो हो गया EF और ये हो गया F। ठीक है, A से लेकर A से DP भुजा पर यानी कि लिख सकता है कि बिंदु A से DP भुजा पर लंब डालते हैं। ठीक है, ठीक है, बिंदु A से DP भुजा पर लंब डालते हैं जो DP को F बिंदु पर काटता है तथा इसी प्रकार से O से C जो रेखा है उसको E बिंदु पर काटता है। अब देखिए उन्हें ये कोण यदि थीटा है, AOE कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है, ज्योमेट्री ये कहती है कि ये कोण भी क्या आता है थीटा ही होता है। और ये कोण यदि थीटा है तो ये इधर वाला कोण भी क्या होता है थीटा ही होता है। तो देखिए ज्योमेट्री के अनुसार AOE यानी कि x डैश या x डैश OX के मध्य कोण यदि थीटा है तो यहाँ पर PAF के मध्य भी कोण क्या होगा थीटा होगा। और चूंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं इसलिए ये कोण भी क्या होगा थीटा ही होगा। तो एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, बिंदु A के लंब डालोगे A से तो E और F बिंदु पर ये काटता है। तो अब हम आगे x डैश का मान x और y की टर्म्स में x डैश और y डैश का मान x और y की टर्म्स में ज्ञात करना चाहते हैं। समीकरण नंबर 3 और 4 से x डैश y डैश लिखा हुआ है। तो अब देखिए x डैश इक्वल टू कितना था O से लेकर C तक, ये लिखा हुआ है O से लेकर C तक, या फिर अब मैं इसको लिख सकता हूँ D से लेकर P तक। तो इसको मैं DF प्लस FP भी लिख सकता हूँ। ठीक है, DF प्लस FP। तो यहाँ पर OC इक्वल टू DP जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ DF प्लस FP, यानी कि यहाँ D से लेकर F तक और फिर ये FP। अब ये D जो है ये और ये सेम समांतर है एक दूसरे के, तो इसको लिख सकते हैं OA प्लस FP, OA प्लस FP। ठीक है, OA
सॉरी ओ ई, सॉरी ओ ए नहीं, ओ ई, यहाँ पर क्या आएगा, ओ से लेकर ई तक प्लस एफ पी, यानी कि ये जो डी से लेकर पी तक की दूरी है ये पहले डी एफ और फिर ये, यानी कि ये और ये दूरी हो गई। अब डी एफ जो है वो ओ से लेकर ई तक की हो जाती है। तो अब देखिए ओ ई प्लस एफ पी, तो पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ओ ए ई, ट्राइंगल ओ ए ई। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ओ से लेकर ए और ई, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमारे को ये भुजा ज्ञात करनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो ये एक्चुअली थीटा ये है, ठीक है, थीटा के सामने लंब हो गया। अब ये इसका विकर्ण हो गया, तो हमारे को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें आधार जब ज्ञात करना है तो देखिए ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ओ ई अपॉन ओ ए यानी कि आधार बटा कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ से ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए कोस थीटा, और ओ ई इक्वल टू, चूँकि ओ ए आपका समीकरण 1 जो है वो कहता है ओ ए इक्वल टू क्या है, अक्स है, तो ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अक्स कोस थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज देखिए अब कौन सा है, ए एफ और पी। ए एफ और पी जो त्रिभुज है इसमें हमारे को ये भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि मैं ये कह दूं थीटा के सामने वाली भुजा हमारे को अब ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने जो भुजा है वो लंब होती है। तो ट्राइंगल ए एफ पी, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए एफ पी। इसमें एफ पी बटा ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एफ पी अपॉन ए पी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, तो 90 डिग्री के सामने विकर्ण होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एफ पी अपॉन ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी साइन थीटा। और हमारा जो समीकरण नंबर 2 था, समीकरण नंबर 2 ये कहता है कि ए पी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। तो समीकरण 2 जो एफ पी इक्वल टू ए पी साइन थीटा है, तो ए पी के स्थान पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई। तो एफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 5 लिख देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 6 लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 5 और 6 का मान यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यह मान हमारे को प्राप्त होता है। इसको समीकरण नंबर मैं दे देता हूँ 7। देखिए समीकरण 3 में भी ऑलरेडी यही बात लिखी हुई थी, एक्स डैश का मान ओ सी आई इक्वल टू डी पी लिखा हुआ था। तो अब समीकरण 7 है, वो एक्स डैश के मान को एक्स और वाई की टर्म में डिनोट करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई के रूप में एक्स डैश प्राप्त होता है। तो एक्स डैश इक्वल टू क्या गया, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स डैश इक्वल टू आ गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। यह आपका समीकरण नंबर 7 है। अब बात करते हैं कि वाई डैश, वाई डैश को समीकरण नंबर 4 जो है वो आपके वाई डैश को बताता है। तो वाई डैश कितना है, ओ से लेकर डी या फिर सी से लेकर पी। वाई डैश इक्वल टू ओ डी इक्वल टू सी से लेकर पी। समीकरण नंबर 4 आपका यह बताता है। अब सी पी जो है ये मान है, ठीक है, सी पी यह मान है। तो इस मान को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से ए एफ माइनस ए ई कर दें, ए एफ माइनस ए ई कर देते हैं।
तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, ए एफ माइनस ए ई, यानी कि ए एफ ये पूरा मान था, इसमें से ये घटा दिया तो वापस ई एफ ही मान प्राप्त होगा। तो वाई डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ई एफ भी लिख सकते हैं, ई से लेकर एफ तक। अब देखिए हमारे को मान ज्ञात करना है ये वाला ए एफ, तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए एफ पी, ट्राइंगल ए एफ पी। अब ज्ञात करना है ए एफ, तो ए एफ अपॉन ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी कोस थीटा, और ए पी इक्वल टू क्या है, वाई। तो ए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई कोस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 8। ठीक है, इसी प्रकार ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल हमने ऑलरेडी पहले लिया था, इसमें ए ई का मान ज्ञात करते हैं। ट्राइंगल ओ ए ई से ए ई अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन थीटा। देखिए पहले हमने ये भुजा ज्ञात करी थी, अब ये भुजा ज्ञात करना चाहते हैं। तो ए ई अपॉन ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए साइन थीटा। तो ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए का मान कितना है, एक्स साइन थीटा। यह समीकरण नंबर 9। समीकरण 8 और 9 का मान यहाँ पर समीकरण जो 4 प्राप्त हुई थी उसमें रख देते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा। वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स साइन थीटा माइन ए एफ का मान पहले है, वाई कोस थीटा, सॉरी वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यह मान हमारे को प्राप्त होता है। एक्स की वैल्यू पहले यदि लिखना चाहते हैं तो वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये समीकरण नंबर हमारे को 10 प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 10 में देखिए, एक बार पुनः मैं बताऊं, पहले ये ट्राइंगल लिया ए एफ पी ट्राइंगल लेने के बाद में हम इसमें ए एफ भुजा ज्ञात करते हैं। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया ओ ए ई। तो ओ ए जो ट्राइंगल लिया है उसमें हम ओ ए से लेकर ई तक की भुजा ज्ञात करते हैं। फिर हम समीकरण 8 और 9 का मान समीकरण 10 में यदि हम रखते हैं तो हमारे पास यह मान प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर वाई डैश एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, समीकरण नंबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 7 और 10, जो दो समीकरण मिली हमारे को 7 और 10, ये झुके हुए निर्देश तंत्र में स्थिति के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती हैं। यानी कि अब हम झुके हुए निर्देश तंत्र में निर्देशांक थे हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश, जबकि स्थिर निर्देश तंत्र था उसमें निर्देशांक थे एक्स और वाई। तो एक्स डैश और वाई डैश का मान एक्स वाई के रूप में हमारे को समीकरण 7 और 10 से प्राप्त होता है।